हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। कक्षा 12 का केमिस्ट्री का पहला अध्याय सॉलिड स्टेट का पार्ट 10 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और काफ़ी सारा पोर्शन जो है इस लेसन का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस लेसन के अंत की ओर हम लोग पहुंच रहे हैं। एक दो वीडियो और आएगा जिसमें कि यह लेसन को हम लोग फिनिश कर लेंगे। तो भाग 11 आज हम बताएंगे इस अध्याय का। पिछले सेशन में, पिछले वीडियो में हम लोग जो है बात कर चुके थे सीसीपी के बारे में। इसके साथ ही साथ हम लोग एचसीपी की संरचना के बारे में जाना था और क्रिस्टल का घन कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में हम लोगों ने पढ़न किया था और इस पर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग किए थे। आज जो है वहीं से आगे हम बढ़ेंगे। क्या तो आज जानेंगे आयनिक क्रिस्टल के बारे में, आयनिक क्रिस्टल के बारे में। इससे पहले जो है हमने आयनिक क्रिस्टल के बारे में घनत्व में भी चर्चा किया हुआ था। जो आयनिक ठोस होते हैं उसमें आयन की किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, आयन किस तरह से जुड़े होते हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पे जानना है। और आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन कैसे होगा, आयनों से होगा और ये आयन किस तरह से जुड़े होंगे, वहाँ पे एक नियम कार्य करता है जो है क्या, त्रिज्या अनुपात का नियम। और त्रिज्या अनुपात के नियम से ही हम लोग जानेंगे क्या, तो आयनिक क्रिस्टलों के फॉर्मेशन का, यानी कि NaCl आदि की जो संरचना कैसे होती हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्रिस्टल दोष के बारे में, क्रिस्टल दोष के बारे में, ये क्रिस्टल दोष क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बने रहिए हमारे इस वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे जो है अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे आयनिक क्रिस्टल के बारे में। आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल क्या होता है। आयनिक क्रिस्टल, तो आयन की बात किया जा रहा है, इसका मतलब है कि यह आयनों से बना होगा। आयनों से मतलब कि धनायन एवं ऋणायन से बना होगा। ऋणायन यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से कोई भी आयनिक क्रिस्टल बना होता है। अब बात करेंगे कि धनायन का साइज क्या होगा, आकार क्या होगा। तो धनायन में से कोई भी परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी कि उसका आकार छोटा होगा। तो धनायनों का जो साइज होता है वो छोटा होता है और ऋणायनों का जो साइज होता है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्योंकि ऋणायन कब होता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तभी तो ऋणायन होता है। तो सामान्य रूप से हम कहेंगे कि जो बड़ा होगा जालक वही बनाएगा। तो सामान्यतः जालक का निर्माण कौन करेगा, सामान्यतः जो है जालक का निर्माण कौन करेगा, तो जो ऋणायन होगा यही पैकिंग बनाएगा। पैकिंग यानी कि यही जालक का पैकिंग बनाएगा। इसके साथ ही साथ धनायन क्या करेगा, तो धनायन उस ऋणायनों के बीच जो रिक्तियां होंगी उन्हीं रिक्तियों में रहेगा, यानी कि रिक्तियों को प्रदर्शित करेगा। जो पॉजिटिव आयन है वो क्या करेगा, रिक्तियों को प्रदर्शित करेगा, यानी कि रिक्तियों में रहेगा, रिक्तियों में। और रिक्तियां कितने तरह की होती हैं बताया गया है। एक होता है अष्टफलकीय रिक्तियां, अष्टफलकीय रिक्तियां, और एक होता है चतुष्फलकीय रिक्तियां, चतुष्फलकीय रिक्तियां।
यानी कि अष्टफलकीय रिक्तियाँ और चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। अष्टफलकीय रिक्तियाँ कहाँ पे होती हैं किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी घन में? तो बताया गया 2 स्थानों पर होती हैं, एक भुजा के केंद्र पर और एक घन के केंद्र पर। यानी कि भुजा के केंद्र पर अष्टफलकीय रिक्तियाँ हो सकती हैं या घन के केंद्र पर जो है अष्टफलकीय रिक्तियाँ हो सकती है। लेकिन चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कहाँ होगी? चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जो होंगी वो कहाँ पे? तो फलक घन विकर्ण पर होगी। कहाँ? तो घन विकर्ण पर जो होगी वो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होगी। जैसे कि यहाँ पे जो ऋणायन क्या कर रहा है, पैकिंग बना रहा है, तो ये जो है ऋणायन है, ये बड़ा आकार में ऋणायन होते हैं और यहाँ पे जो है रिक्तियाँ दिख रहा है और इसी रिक्तियों में क्या होगा? तो इन्हीं रिक्तियों में जो है धनायन होगा। इन्हीं रिक्तियों में क्या स्थापित होगा? तो धनायन स्थापित होगा। यहाँ तक बात समझ में आई तो आगे हम बढ़ रहे हैं। तो कोई भी क्रिस्टल होगा, कोई भी आयनिक क्रिस्टल होगा, वो धनायनों और ऋणायनों से होगा और ये धनायन और ऋणायन एक क्रम से रहेंगे, एक व्यवस्थित क्रम से रहेंगे। मान लेते हैं एक क्रिस्टल का निर्माण, एक आयनिक क्रिस्टल का निर्माण AB से हुआ है। किससे? तो AB से। तो ये होगा A पे धनायन और B पर ऋणायन, यही हो सकता है। तब क्या होगा? तो A पर धनायन, फिर उसके बाद से B ऋणायन, फिर A धनायन, फिर B ऋणायन, फिर B ऋणायन, A धनायन, B ऋणायन, A धनायन। इस तरह से जो है ये क्रम चलता रहेगा। यानी कि A के बाद B, धनायन के बाद ऋणायन, ऋणायन के बाद धनायन। इसी तरह से व्यवस्था होती है किसी भी आयनिक क्रिस्टल में आयनों की, यानी कि धन आयनों की। तो यहाँ पे जो है हमें जानना है क्या? तो त्रिज्या अनुपात का नियम। यानी कि आयनिक क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन होगा वो जिस नियम पर होगा उसे कहा जाएगा त्रिज्या अनुपात का नियम। क्या कहेंगे? तो त्रिज्या अनुपात का नियम। और त्रिज्या अनुपात का नियम है क्या? त्रिज्या अनुपात का नियम, ये नियम है क्या? त्रिज्या अनुपात का नियम किसे कहेंगे? तो अभी हमने बताया कि जो आयनिक क्रिस्टल होगा, आयनिक क्रिस्टल वह जो है धनायन और ऋणायनों से बनेगा, पॉजिटिव और निगेटिव आयनों से यह बना होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने संरचना बनाया ये, तो धनायनों का आकार जो होता है छोटा होता है और ऋणायनों का आकार बड़ा होता है। ये बात यहाँ तक स्पष्ट हो गई। अब जो है यहाँ पे ऋणायन है, क्या है? तो ऋणायन, इसका भी अपना केंद्र होगा। ये भी तो कण है परमाणु का, क्योंकि किसी भी परमाणु का अवयवी कण क्या हो सकता है? किसी भी क्रिस्टल का अवयवी कण क्या हो सकता है? तो अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। तो आयन भी क्या है? क्रिस्टल का कण है और इसका भी अपना केंद्र होगा। तो मान लेते हैं ये ऋणायन है, ये क्या है? तो ऋणायन है। तो इसकी जो केंद्र से लेकर के यहाँ तक जो त्रिज्या होगी वो R होगी। इसे जो है हम R द्वारा प्रदर्शित करें, इसे जो है हम किसके द्वारा प्रदर्शित करें? इसको कैपिटल R द्वारा। ये किसकी त्रिज्या है? तो ऋणायन की। किसकी त्रिज्या है? तो ऋणायन की। अब ये जो धन है इसका भी तो अपना केंद्र होगा, धन का भी अपना केंद्र होगा। तो ये धनायन की त्रिज्या हो जाएगी, ऋणायन की त्रिज्या है ये जो है क्या? तो धनायन की त्रिज्या हो जाएगी, धनायन की त्रिज्या। और इसे जो है हम स्मॉल r से प्रदर्शित कर रहे हैं। धनायनों की त्रिज्या को स्मॉल r से और ऋणायनों की त्रिज्या को जो है किससे प्रदर्शित करें? ऋणायनों की त्रिज्या को जो है कैपिटल R से प्रदर्शित करें। तो त्रिज्या अनुपात का नियम क्या कहता है? तो त्रिज्या अनुपात के नियम के अनुसार धनायनों और ऋणायनों की त्रिज्याओं का अनुपात ही कहलाता है क्या? त्रिज्या अनुपात का नियम।
यानी कि धनायनों और ऋणायनों की त्रिज्याओं के बीच एक अनुपात होता है और उसे ही कहा जाता है त्रिज्या अनुपात का नियम। यानी कि धनायनों और ऋणायनों की त्रिज्याओं के अनुपात को ही कहा जाता है त्रिज्या अनुपात का नियम। यहाँ पे क्या है, तो धनायन की जो त्रिज्या है, धनायन क्या होगा, आकार में छोटा होगा और ऋणायन क्या होगा, आकार में बड़ा होगा। धनायन आकार में छोटा और ऋणायन आकार में बड़ा। जैसे जैसे धनायन का आकार बढ़ेगा अधिक संख्या में ऋणायन उसे घेरेंगे, क्योंकि धनायन जो है जितना छोटा होगा उतने कम ऋणायनों को टच करेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, तो 2 ऋणायन हैं और बीच में बहुत ही छोटा धनायन है, तो क्या कर रहा है, ये 2 ऋणायनों को टच कर रहा है, यानी कि इसकी समन्वय संख्या यहाँ पे कम है। यदि इसका आकार कुछ इतना बढ़ा दिया जाए धनायन का, तो ये क्या करेगा, तो 3 ऋणायनों को ये टच करेगा, 3 ऋणायनों को ये टच करेगा, तो यहाँ पे इसकी समन्वय संख्या बढ़ जाएगी। समन्वय संख्या यानी कि उप सहसंयोजक संख्या बताया गया है पीछे। यदि और इसका आकार बड़ा किया जाए तो क्या होगा, तो यह 4 ऋणायनों से जो है घिरा रहेगा, यानी कि 4 ऋणायन इसको टच करेंगे। इसका मतलब ये क्या है, तो यदि धनायन का आकार बढ़ाया जा रहा है तो अधिक ऋणायन उसे टच कर रहे हैं, यानी कि उसकी समन्वय संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तब यहाँ पे कहेंगे क्या, तो धनायन का आकार बढ़ाएंगे, धनायन का आकार यदि हम बढ़ा रहे हैं तो उसकी समन्वय संख्या, उसकी समन्वय संख्या में क्या होगी, तो वृद्धि होगी, यानी कि समन्वय संख्या बढ़ेगा, यानी कि उप सहसंयोजक संख्या में वृद्धि होगी। यहाँ तक बात समझ में आई। आयनिक क्रिस्टल की बात किया जा रहा है और आयनिक क्रिस्टल जो है आयनों से बना होता है, धनायनों से और ऋणायनों से, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज से। और धनायनों का साइज छोटा होता है और ऋणायनों का जो साइज होता है वह बड़ा होता है। अब जो है सामान्य रूप से अब पैकिंग कौन बनाएगा, आयन में, आयनिक क्रिस्टल में पैकिंग कौन बनाएगा, तो जिसका साइज बड़ा होगा वही तो पैकिंग बनाएगा। तो यहाँ पे क्या है, तो ऋणायनों का आकार बड़ा है, यानी कि ऋणायन जो है पैकिंग बनाएगा जालक का, और उसके बीच में जो रिक्तियाँ होंगी वहाँ पे स्थापित रहेगा कौन, धनायन। यानी कि रिक्तियों में, रिक्तियाँ कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, पिछले सेशन में बताया जा चुका है, आप वहाँ से उसे देखिए। क्रम से यदि नहीं पढ़ेंगे तो ये जो है समझना बहुत ही मुश्किल काम है आपका। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप जो है क्रम से वीडियो देखेंगे तो ठोस अवस्था बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, और हम वादा करते हैं कि आप जो है ठोस अवस्था यदि क्रम से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे रिक्तियों की बात कर रहे हैं, तो रिक्तियाँ जो होती हैं वो 2 प्रकार की, अष्टफल की और चतुष्फल की है। अष्टफल की रिक्तियाँ कहाँ पे होती हैं घन में, तो क्रिस्टल में एक भुजा के केंद्र पर हो सकती हैं या घन के केंद्र पर हो सकती हैं। और चतुष्फल की रिक्तियाँ कहाँ पे होती हैं, तो घन विकर्ण पर होती हैं। चतुष्फल की रिक्तियाँ कहाँ पे होती हैं, तो घन विकर्ण पर। उसके बाद से हम बात किए त्रिज्या अनुपात के नियम पर। तो कहा गया कि कोई भी आयनिक क्रिस्टल होगा वो पॉजिटिव और निगेटिव आयन से बना होगा, पॉजिटिव और निगेटिव। जैसे कि एक आयनिक क्रिस्टल है ए बी, तो यह ए पर प्लस आयन और बी पर ऋणायन से बना है। तो यहाँ पे क्या है, तो उसका अपना धनायन और ऋणायनों का क्रिस्टल में क्या होगा, तो एक क्रम होगा, जालक में इनका अपना एक क्रम होगा, पॉजिटिव के बाद निगेटिव, उसके बाद से निगेटिव के बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा। यही आएगा ना, अपना एक निश्चित क्रम में ये व्यवस्थित होते हैं किसी भी क्रिस्टल में। फर्स्ट लेक्चर की बात याद कीजिए, वहाँ पे हम बताए हैं खूब अच्छे से। उसके बाद से जो आयनिक क्रिस्टल है उसमें पॉजिटिव और जो निगेटिव आयन होते हैं, जो कण होते हैं, उनका अपना केंद्र होता है। यदि ऋणायन का केंद्र होगा तो उसकी अपनी त्रिज्या होगी, उसको जो है हम लोग कैपिटल R द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी कि ऋणायन की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं
तो कैपिटल आर क्या है, तो ऋणायन की त्रिज्या है, और स्मॉल आर क्या है यहाँ पे, तो धनायन की त्रिज्या है, धनायन की त्रिज्या है। तो उसी तरह से धनायन का भी अपना केंद्र होगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसकी त्रिज्या होगी। तो ये धनायन की त्रिज्या है, और धनायनों और ऋणायनों की त्रिज्याओं के अनुपात को ही कहा जाता है त्रिज्या अनुपात का नियम। धनायनों और ऋणायनों की त्रिज्याओं के अनुपात को ही कहा जाता है क्या, त्रिज्या अनुपात का नियम। अब बात करते हैं धनायन जितना छोटा होगा, क्योंकि यही तो रिक्ति में उपस्थित है, तो धनायन जितना छोटा होगा उतने ही कम ऋणायनों की संख्या को यह स्पर्श करेगा, यानी कि उसकी उप संयोजन संख्या यानी कि समन्वय संख्या उतनी ही कम होगी। जितना बड़ा होगा ये आकार में उतने ही अधिक ऋणायनों को टच करेगा, यानी कि उसकी उप सहसंयोजक संख्या यानी कि समन्वय संख्या उतनी ही अधिक होगी। तो वही बात किया गया है कि धनायन का आकार यदि बढ़ता है तो उसकी समन्वय संख्या, उस क्रिस्टल की समन्वय संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। धनायन का आकार यदि बढ़ता है तो उस क्रिस्टल की समन्वय संख्या में क्या होता है, तो वृद्धि होता है। अब जो है हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हम सदैव मानेंगे कि क्या ऋणायन का आकार निश्चित मान लेते हैं क्या, तो सदैव हम इस बात को मानेंगे कि ऋणायन का आकार कैसा है, तो ऋणायन का आकार निश्चित है। ऋणायन का आकार निश्चित है। यहाँ पे हम बात क्लियर कर रहे हैं कि क्यों, क्योंकि ये आकार में बड़ा है और वह आकार निश्चित, और धनायन का आकार बढ़ रहा है, घट रहा है। तो हम ये मानते हैं कि धनायन का जो आकार है वो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, यानी कि वह आकार में उसकी वृद्धि होती रहेगी, यानी कि धनायन का आकार क्या होगा, तो बढ़ता रहेगा। आकार जो है क्या होगा, तो बढ़ता रहेगा। ऋणायन का आकार जो है क्या है, तो निश्चित है, और धनायन का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो है त्रिज्या अनुपात का नियम क्या हो जाएगा, तो इस नियम के अनुसार अभी बताया गया किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की त्रिज्याओं के अनुपात को ही क्या कहते हैं, त्रिज्या अनुपात का नियम कहते हैं, जिसमें किसी भी आयनिक क्रिस्टल में ऋणायनों का आकार हम निश्चित मान लेते हैं और धनायनों के आकार में वृद्धि होती रहेगी, और जैसी ही वृद्धि होगी उसकी समन्वय संख्या में भी वृद्धि होगी। यहाँ तक बात समझ में आई। तब हम आगे बढ़ते हैं। हम ये मान लिए कि क्या, तो सदैव हम ये मानेंगे कि ऋणायनों का आकार जो होता है वह निश्चित होगा और धनायनों के आकार में क्या होगी, वृद्धि होती रहेगी, वृद्धि होती रहेगी। तब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है ऋणायन है, इसकी अपनी त्रिज्या है, ये भी एक ऋणायन है, इसकी भी अपनी त्रिज्या है, और इनकी रिक्ति में क्या है, तो इनकी रिक्ति में जो है धनायन है। इनकी रिक्ति में क्या है, तो धनायन है। और हमने अभी बताया त्रिज्या अनुपात के नियम में त्रिज्या अनुपात का नियम, तो त्रिज्या अनुपात का नियम क्या होता है, तो धनायनों और ऋणायनों की त्रिज्याओं का अनुपात, यानी कि हो जाएगा ये धनायन की त्रिज्या बटे में ऋणायन की त्रिज्या, ऋणायन की त्रिज्या बराबर आर आर। आर आर है क्या, तो रेडियस रेशियो है, रेडियस रेशियो है। इसे क्या कहेंगे, तो रेडियस रेशियो। तो यहाँ पे यही क्या है, त्रिज्या अनुपात का नियम। धनायनों की त्रिज्या और ऋणायनों की त्रिज्याओं के अनुपात को ही क्या कहते हैं,
तो रेडियस रेशियो कहते हैं, यानी कि RR कहते हैं। इसी को कहेंगे क्या, त्रिज्या अनुपात का नियम, त्रिज्या अनुपात का नियम। इसको कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, RC बटे में हो जाएगा RA इजकल टू RR। यहाँ पे RC क्या है, C का मतलब कैटायन और A का मतलब एनायन। कैटायन का मतलब कि धनायन से संबंध है इसका, और एनायन का मतलब कि ऋणायन से संबंध है। तो RC क्या है, तो धनायनों की त्रिज्या है, RA क्या है, तो ऋणायनों की त्रिज्या, और RR क्या है, तो रेडियस रेशियो है, यानी कि त्रिज्या अनुपात है। और इसी को हम कहेंगे क्या, तो त्रिज्या अनुपात का नियम। इसे ही कहेंगे क्या, तो त्रिज्या अनुपात का नियम। यहाँ पे जो है हम एक चार्ट बनाएंगे, जिसकी सहायता से जो है न्यूमेरिकल में जो है यह चार्ट बहुत ही काम आएगा, और आप जो है चार्ट को देखते ही न्यूमेरिकल को आसानी से हल कर पाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात। उसके बाद से यहाँ पर लिखते हैं उपसह संयोजक संख्या, उपसह संयोजक संख्या। उसके बाद से यहाँ पर लिखते हैं क्या, तो उनकी ज्यामिति, ज्यामिति होती है ना किसी भी क्रिस्टल की अपनी निश्चित ज्यामिति, किसी भी क्रिस्टल की अपनी निश्चित ज्यामिति होती है। बात हम लोग आगे कर चुके हैं। यदि किसी भी आयनिक क्रिस्टल का जो त्रिज्या अनुपात होता है वह 0 से कम, 0 से अधिक हो या बराबर हो, और 0.155 पिकोमीटर से कम हो, 0.155 पिकोमीटर से कम हो, तो यहाँ पे इसकी उपसहसंयोजक संख्या आएगा वह 2 आएगा, और इसकी जो आकृति बनेगी वह होगी क्या, तो रेखीय। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो त्रिज्या छोटी है, RR जो रेशियो है त्रिज्या अनुपात वह कम है, यानी कि जो धनायन होगा उसका आकार छोटा होगा, यानी कि कम ऋणायनों को टच करेगा, और इस कारण से यहाँ पे 2 ऋणायनों को टच कर रहा है, तो इसकी उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यदि जो त्रिज्या अनुपात है, यानी कि रेडियस रेशियो है, वह 0.155 की बराबर या इससे अधिक हो, और क्या हो, तो 0.225 से कम हो, 0.225 से कम हो, तब यहाँ पे उपसहसंयोजक संख्या आ जाएगा 4, और इसकी जो ज्यामितीय आकृति होगी क्या, तो त्रिभुजीय, त्रिभुजीय समतलीय, त्रिभुजीय, इसकी ज्यामितीय आकृति त्रिभुजीय समतलीय हो जाएगी। अब जो ये जो रेशियो है त्रिज्या रेशियो, ये 0.225 के बराबर हो या 0.225 के बराबर हो या 0.414 से कम हो, 0.414 से कम हो, तब यहाँ पे उपसहसंयोजक संख्या आ जाएगा। यहाँ पे 3 आएगा, बात गड़बड़ है, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे उपसहसंयोजक संख्या आ जाएगा 4, यानी कि धनायनों की आकार जैसे ही बढ़ेगा, धनायनों का आकार जैसे ही बढ़ेगा वह अधिक कणों को टच करेगा, यानी कि उसकी उपसहसंयोजक संख्या हो जाएगी अधिक, और इसकी संरचना बन जाएगी क्या, तो चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय यानी कि टेट्रागोनल, चतुष्फलकीय। उसके बाद से यदि त्रिज्या अनुपात 0.414 के बराबर हो या 414 के बराबर हो या 0.732 से कम हो, तब इसका उपसहसंयोजक संख्या आएगा 6, और यहाँ पे जो संरचना बनेगी अष्टफलकीय, अष्टफलकीय ज्यामितीय संरचना बनेगी। और यदि यह जो मान है त्रिज्या अनुपात का 0.732 से
के बराबर हो या 1 से कम हो, 1 से कम हो, तब यहाँ पे जो उप सहसंयोजक संख्या बनेगा कितना, तो 8, और यहाँ पे जो संरचना फॉर्मेशन होगा वो होगा BCC, यानी कि काय केंद्रित घनीय सेल की। यहाँ पे जो संरचना फॉर्मेशन होगा BCC की, यानी कि काय केंद्रित घनीय सेल की। अब जो है यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे, कुछ क्वेश्चनों को जो है हल करेंगे। तो आप लोग लिखिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन होगा क्या, तो एक क्रिस्टल A तथा B आयन से मिलकर बना है। क्वेश्चन होगा एक क्रिस्टल A तथा A धनायन तथा B ऋणायन से मिलकर बना है, मिलकर बना है। एक क्रिस्टल A धनायन तथा B ऋणायन से मिलकर बना है। यदि आयनिक क्रिस्टल का त्रिज्या अनुपात, यदि आयनिक क्रिस्टल का त्रिज्या अनुपात कितना हो, यदि आयनिक क्रिस्टल का त्रिज्या अनुपात 0.93 pm हो, पिकोमीटर हो, तो क्रिस्टल की संभावित ज्यामिति, तो क्रिस्टल की संभावित ज्यामिति एवं उपसहसंयोजक संख्या क्या होगा, क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया कि एक क्रिस्टल A तथा B, A धनायन और B ऋणायन से बना हुआ है। यदि इसकी त्रिज्या अनुपात यानी कि RR का मान दे दिया है 0.93, तो कह रहा है कि इसकी उप सहसंयोजक संख्या क्या होगा। देखिए 0.93 कह रहा है, क्या है उसकी त्रिज्या 0.93, तो इसमें आ रहा है, ये आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे क्या कि 0.93 है, तो इसका त्रिज्या अनुपात जो है 0.93 है, तो इसकी ज्यामिति कैसी होगी, रेखीय होगी। कैसी होगी, रेखीय होगी। और इसकी उप सहसंयोजक संख्या रेखीय के लिए कितना होता है, तो 2। तो यहाँ पर ऐसे ही आंसर मिल गया इसी चार्ट से। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, एक आयनिक क्रिस्टल A धनायन B ऋणायन एक आयनिक क्रिस्टल A धनायन B ऋणायन कोष्टक में लिखना है NaCl, A धनायन B ऋणायन कोष्टक में NaCl प्रकार की जालक बनाता है, प्रकार की जालक बनाता है, प्रकार की जालक बनाता है। यदि इसकी ऋणायन की त्रिज्या, यदि इसके ऋणायन की त्रिज्या, यदि इसके ऋणायन की त्रिज्या 250 pm हो, 250 pm हो, तो क्रिस्टल का धनायन की, तो क्रिस्टल के धनायन की, क्रिस्टल के धनायन की आदर्श त्रिज्या क्या होगी, आदर्श त्रिज्या क्या होगी, क्या होगी। और आगे हैं, क्या 180 pm का धनायन, क्या 180 पिकोमीटर का धनायन, 180 पिकोमीटर का धनायन इसके रिक्ति में प्रवेश कर सकता है, इसके रिक्ति में प्रवेश कर सकता है।
कर सकता है। तो देखिए इसको जो है हल करेंगे हम। क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम ये जानेंगे क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि एक क्रिस्टल ए धनायन बी ऋणायन प्रकार की जालक बनाता है। ए धनायन बी ऋणायन प्रकार की जालक बनाता है यदि इसके ऋणायन की त्रिज्या यानी कि आर ए का मान दिया है। क्या क्या दिया है, तो आर ए का मान दिया है 250 पिकोमीटर। उसकी वजह से कह रहा है यदि इसके ऋणायन की त्रिज्या इतना हो तथा क्रिस्टल के धनायन की आदर्श त्रिज्या क्या होगी। क्रिस्टल के धनायन की आदर्श त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पे जो है धनायन की यानी कि आरसी पूछ रहा है और आपका होता है त्रिज्या अनुपात का नियम आर बराबर होता है आरसी बटे में आर ए, यही होता है। आर इजकल टू होता है आरसी बटे में आर ए। अब क्या है, तो NaCl बनाता है NaCl, और NaCl की जो संरचना होती है ना वो चतुष्फलकीय होती है। आगे इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। चतुष्फलकीय NaCl की संरचना कैसी होती है, तो चतुष्फलकीय। अब हम चार्ट में देखेंगे, अभी हमने चार्ट बनाया और उसमें बताया कि चतुष्फलकीय के लिए क्या आर का मान होता है, तो वह चतुष्फलकीय के लिए मान होता है 0.25 की बराबर होता है या 0.417 से कम होता है। तो यहाँ पे जो है आर का मान क्या है, आर यानी कि रेशियो, रेडियस रेशियो क्या है, तो 0.225 है, ये है ना 0.225। अब यहाँ पे मान रखेंगे 0.225 इजकल टू आरसी का मान है कितना 250 pm और आर का मान हमें ज्ञात करना है। आरसी का मान ज्ञात करना है ना, आरसी का मान हमें ज्ञात करना है और आर का मान दिया है 250 pm। अब जो है आर सी इजकल टू हो जाएगा क्या 0.225 इंटू 250। तो ये आर सी का मान कितना आ जाएगा, आप लोग कीजिए हल। आर सी का मान कितना आ जाएगा, तो हमने हल किया 55.5 pm, 55.5 pm यही आएगा। आर सी का मान यहाँ पे हमें निकल गया 55.5 pm। तो अब हम बात करेंगे कि क्या इतनी त्रिज्या वाला इतना pm वाला धनायन इसकी रिक्ति में प्रवेश करेगा। तो इस धनायन का आकार बड़ा है और रिक्ति का स्थान क्या है, छोटा है। तो क्या होगा, तो 180 pm वाला धनायन जो है इस क्रिस्टल की रिक्ति में प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि धनायन का अधिकतम आकार इतना ही है, मैक्सिमम साइज इतना ही है, इससे अधिक नहीं है। और यहाँ पे क्या है, साइज बड़ा है, तो बड़ा आकार वाला जो है इसकी रिक्ति में आएगा नहीं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब जो है आगे बढ़ते हैं हम और बात करेंगे क्रिस्टल दोष का। क्रिस्टल दोष क्या है, क्रिस्टल दोष के बारे में हम बात करेंगे। क्रिस्टल दोष, चलिए क्रिस्टल दोष ये क्या होता है, क्रिस्टल दोष यानी कि क्रिस्टल डिफेक्ट्स कहा जाए इसको इंग्लिश में। अब जो है किसी भी क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन होता है, किसी भी क्रिस्टल का जो निर्माण होता है क्रिस्टल ठोस का, वो आयनों से होता है। आयनिक क्रिस्टल ठोस का निर्माण आयनों से, और ये जो आयन होते हैं एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं। मान लेते हैं कि एक आयनिक ठोस जो है NaCl है, क्या है NaCl है। तो यहाँ पे जो है NaCl, Na पर धनायन, Cl पर ऋणायन, Cl पर ऋणायन, Na पर धनायन
और Cl पर ऋणायन। इस तरह से ये व्यवस्थित होंगे, फिर ये फॉर्मेशन बनेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो Cl ऋणायन Na धनायन, Cl ऋणायन Na धनायन, फिर वही बात होगा Na धनायन Cl ऋणायन Na धनायन और Cl ऋणायन। ये जो है एक निश्चित क्रम में होंगे। धनायन और ऋणायन क्या होंगे, इस जालक में एक निश्चित क्रम में ही होंगे। ये जो जालक में क्या होंगे, तो एक व्यवस्थित क्रम में होंगे। तो जालक में ये क्या है, जालक में ये जो है आयन है, और आयन किस में है, तो व्यवस्थित क्रम में है, व्यवस्थित क्रम में है। कब तक, तो परम क्या है, तो व्यवस्थित क्रम में है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो आयन है, तो आयनों में, कणों में तो गति होती है, पदार्थ के कणों में निरंतर गति होती रहती है, तो इनमें भी गति होगी, इनमें भी गति होती रहेंगी। क्या होगी, तो इनमें भी गति होती रहेंगी। लेकिन परम ताप पर जो है इनकी गति बंद हो जाती है। परम ताप पर इनकी गति क्या हो जाती है, तो बंद हो जाती है, इनकी गति बंद हो जाती है। अब ये क्रिस्टल जो व्यवस्थित क्रम में है, स्थिर है, और इसी क्रिस्टल को कहा जाता है आदर्श क्रिस्टल। इसे ही व्यवस्थित क्रम में जब रहेगा तो इसी को कहा जाएगा क्या, आदर्श क्रिस्टल, इसे कहेंगे आदर्श क्रिस्टल। लेकिन जब इस आयनिक ठोस को गर्म करें, आयनिक ठोस को गर्म करें, तो इनके आयनों में गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, ये तेजी से गति करेंगे, ये उत्तेजित हो जाएंगे, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। जिस कारण से क्या हो सकता है, तो जिस कारण से ये अपना स्थान छोड़कर रिक्तियों में चले जाएंगे या वहाँ से गायब हो जाएंगे। ये अपना स्थान छोड़ करके आयन जो क्या होंगे, रिक्तियों में चले जाएंगे या वहाँ से गायब हो जाएंगे। जब इनकी तेज गति होगी, जब इनको गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, जब गर्म किया जाएगा तो ये आयन जो होंगे उत्तेजित हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। और जिस कारण से इनमें दो परिस्थितियां आएंगी, या तो ये क्रिस्टल से यानी कि जालक से गायब हो जाएंगे, हट जाएंगे, या किसी रिक्त स्थान पे चले जाएंगे, यानी कि अंतरकाशी स्थान पर चले जाएंगे, अंतराकाशी स्थान पर चले जाएंगे। दो ही स्थिति होगी जब एक्साइटेड होंगे, तो या तो स्थान छोड़कर क्रिस्टल से अलग हो जाएंगे या तो अंतरकाशी स्थान में चले जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे फिर से क्रिस्टल बना रहे हैं, Na धनायन Cl ऋणायन, Na धनायन और Cl ऋणायन, फिर Na धनायन Cl ऋणायन, Na धनायन Cl ऋणायन, फिर Na धनायन Cl ऋणायन, Na, ओ गलत हो रहा है, इस सीक्वेंस का आपसे बनाते हैं Cl ऋणायन, Na धनायन, फिर Cl ऋणायन और Na धनायन, फिर Na धनायन, Na धनायन Cl ऋणायन, Na धनायन और Cl ऋणायन। हमने यहाँ पे एक व्यवस्थित क्रम में आयनों को रख दिया किसी भी जालक में। यहाँ पे जो आयन NaCl एक व्यवस्थित क्रम में है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, व्यवस्थित क्रम में है। और जब ये व्यवस्थित क्रम में होते हैं तो इसी को कहा जाता है क्या, तो आदर्श क्रिस्टल, इसी को कहा जाता है आदर्श क्रिस्टल। और जैसे ही इसे गर्म किया जाता है, ये एक्साइटेड हो जाते हैं, और जब एक्साइटेड होते हैं तो क्या होगा, ये जो क्रिस्टल होते हैं अपना स्थान छोड़ करके गायब हो जाते हैं। ये जो क्रिस्टल होंगे क्या, तो अपना स्थान छोड़ करके गायब हो जाते हैं या किसी दूसरे स्थान पर जाकर के रिक्त स्थान पर स्थापित हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गए, तो गायब हो गए या तो, और या तो क्या हो जाएंगे, अंतरकाशी स्थान पे जाकर के स्थापित हो जाएंगे।
तो इस कारण क्या हुआ, इनकी व्यवस्थित क्रम में गड़बड़ी उत्पन्न हो गया। यानी कि जो व्यवस्थित थे पहले Na पर धनायन Cl ऋणायन, Na धनायन Cl ऋणायन, और कहीं कहीं पे क्या हो गए, गायब हो गए या कहीं दूसरे स्थान पर स्थापित हो गए, यानी कि उसमें जो है गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो गया, और इसी को कहा जाता है क्रिस्टल दोष। इसे ही क्या कहते हैं, क्रिस्टल दोष। यानी कि क्या होता है कि यदि किसी क्रिस्टल के सभी आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, तो उस प्रकार के क्रिस्टल को कहा जाता है आदर्श क्रिस्टल। आदर्श क्रिस्टल यानी कि यहाँ पे जो आयन है निश्चित जालक बिंदु पर उपस्थित होते हैं, लेकिन क्रिस्टल का जैसे ही ताप बढ़ाया जाता है ये आयन उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, और जिस कारण से अपने स्थान को छोड़ देते हैं, या तो क्रिस्टल से गायब ही हो जाते हैं या उसी के अंतरकाशीय स्थान पे जाके स्थापित हो जाते हैं, यानी कि रिक्त स्थान पे स्थापित हो जाते हैं, जिस कारण से क्रिस्टल में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण से जालक में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, और इसी अव्यवस्था को कहा जाता है क्रिस्टल दोष। इसी अव्यवस्था को कहा जाता है क्रिस्टल दोष। अब बात समझ में यहाँ तक आई, तब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम जानेंगे क्या, तो हम जान लिए दोष के बारे में, क्रिस्टल डिफेक्ट्स के बारे में, यानी कि दोष के बारे में। अब ये दोष कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल दोष, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिस्टल दोष। क्रिस्टल दोष, और ये जो क्रिस्टल दोष होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल दोष दो प्रकार के, एक को कहा जाता है लाइन दोष, लाइन दोष, और इसी को कहेंगे क्या, तो लाइन डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट। उसके बाद से दूसरा होता है क्या, बिंदु दोष, बिंदु दोष, और इसी को इंग्लिश में कहेंगे क्या, तो पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। यहाँ पे जो है हमें लाइन दोष के बारे में नहीं जानना है, लाइन दोष हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो हमें हमारे सिलेबस में क्या है, तो बिंदु दोष है, और बिंदु दोष को ही हमें विस्तार से पढ़ना है। तो बिंदु दोष को फिर से दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है रस समीकरणीय दोष, रस समीकरणीय दोष, और इसी का एक नाम है क्या, स्टेरियोमेट्रिक दोष, स्टेरियोमेट्रिक दोष, यानी कि रस समीकरणीय दोष के स्टेरियोमेट्रिक दोष कहा जाए। दूसरा है और रस समीकरणीय दोष, और रस समीकरणीय दोष, और इसी को कहा जाता है नॉन स्टेरियोमेट्रिक दोष। यानी कि जो बिंदु दोष होता है वो दो प्रकार का होता है, रस समीकरणीय दोष और अरस समीकरणीय दोष, यानी कि स्टेरियोमेट्रिक दोष और नॉन स्टेरियोमेट्रिक दोष। जो यहाँ पे स्टेरियोमेट्रिक दोष होता है यह दो प्रकार का होता है। स्टेरियोमेट्रिक दोष दो प्रकार का, एक को कहते हैं साटकी दोष, साटकी दोष, और दूसरे को कहा जाता है फ्रेंकेल दोष, फ्रेंकेल दोष। ये दो प्रकार का साटकी दोष और फ्रेंकेल दोष। और रस ये भी जो है दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है धातु अधिक्य दोष, धातु अधिक्य दोष, और दूसरे को कहा जाता है धातु न्यून दोष, धातु न्यूनता दोष।
ये भी दो प्रकार का, एक है धातु अधिक्य दोष और दूसरा है धातु न्यूनता दोष। उसके बाद से जो धातु अधिक्य दोष होता है ये भी दो प्रकार का होता है। धातु अधिक्य दोष दो प्रकार का, एक को कहा जाता है एफ केंद्र और दूसरे को कहा जाता है धनायन अंतराली धनायन अंतराली धातु अधिक्य दोष, धातु अधिक्य दोष। तो यहाँ पे जो है धातु अधिक्य दोष दो प्रकार का, एफ केंद्र और दूसरा होगा धनायन अंतराली अधिक्य दोष। तो ये जो है क्रिस्टल दोष के प्रकार है। जो है क्रिस्टल दोषों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है लाइन डिफेक्ट जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, पढ़ना क्या है। दूसरा बिंदु दोष यानी कि पॉइंट डिफेक्ट। ये दो प्रकार का है, एक स्टेशियोमेट्रिक दोष और दूसरा है नॉन स्टेशियोमेट्रिक दोष। जो स्टेशियोमेट्रिक दोष होता है दो प्रकार का, साटकी दोष और फ्रैंकल दोष, इसे हमें विस्तार से पढ़ने हैं। उसके बाद से अरस समीकरणीय दोष यानी कि नॉन स्टैकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार का, धातु अधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। यहाँ पे धातु अधिक्य दोष दो प्रकार का होता है, एफ केंद्र और धनायन अंतरालीय धातु अधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष एक ही प्रकार का होता है। तो यहाँ पे हमने क्रिस्टल दोषों का वर्गीकरण किया। आने वाले वीडियो में इन जो दोष हैं उसको जो है हम विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। फिर से एक बार कहते हैं आपको बातें सब समझ में आ रही है। यदि आप क्रम से देखेंगे तो ज़रूर आपको बातें समझ में आएगा, सब सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और बातें समझ में यदि आ रही है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको सभी बातें समझ में आ रही है। और एक बार फिर से हम कहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इसे अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और आने वाले एग्जामिनेशन में अपने लिए अच्छा स्कोर ला सकें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे जो है आप लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।